हाय फ्रेंड्स। आई होप आपने आज की वीडियोस देख लिए हैं। आज के लेसन आपने यू गॉन थ्रू दैट, और आपको जो भी क्वेश्चंस है आप उसको प्लीज होल्ड ऑन रखिएगा। हम कल जब मिलेंगे वापस से आपके फैसिलिटेटर्स के साथ हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। आज हम लेकिन आपको बुलाना चाहते हैं हमारे एक और गेस्ट से। उनका नाम मोहित गुलाटी है। मोहित गुलाटी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और वो जू प्लब्स बोल के कंपनी है, उनके उसके फाउंडर है। उन्होंने ये कंपनी 2018 में खोली थी। एंड बेसिकली जूप लैब्स के अंडर मोहित ने सबसे इंटरेस्टिंग एक काम किया है। उन्होंने परिदृश्य करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो बेसिकली स्टोरी टेलिंग रूरल इंडिया में डेमोक्रेटिक स्टोरी टेलिंग की तरफ होती है। और वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जो मोबाइल के थ्रू, लाइक मोबाइल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट करी है और अराउंड 1000 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने सिखाया है। अब हम मोहित से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका पूरा सफर कैसा रहा एंड हाउ डिड ही कम अबाउट इट। सो हाय मोहित, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस। आप जरा हमें बताइएगा अपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने कैसे शुरू किया आप जूप लैब्स, और उससे पहले आप क्या करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जितने भी लोग देख रहे हैं उसको अभी पीपल लाइव, कैन पीपल सी अस राइट नाउ? ओके, तो सबको हेलो। आई डोंट नो। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2015। तो तब मैं कॉलेज में था और मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना था। प्रॉब्लम जर्नी वहां से स्टार्ट होती है कि आइडिया कब आया कि आपने क्या करना है लाइफ में। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मुझे सिर्फ एक चीज पता थी लाइफ में कि मुझे दो चीजें करनी है लाइफ में। एक, मुझे अपना कुछ करना है, और दूसरा मुझे ऐसी चीजें करनी है जिसमें मैं कुछ बनाऊं। आई हैव टू क्रिएट। तो बस ये दो मेरे थंब रूल थे लाइफ में कि मुझे कुछ बनाना है और मुझे कुछ अपना करना है। तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था एनआईटी जालंधर से। और तो वहाँ पे मैं काफी नई नई चीजें बनाता रहता था। मतलब मैं था केमिकल इंजीनियर, लेकिन मैं मैकेनिकल के मेरे बहुत सारे दोस्त मैंने बना लिए थे और उनके साथ मैं सारा टाइम वर्कशॉप में बिताता होता था। मतलब मैं उनकी बाहर वाली टीम, जो मतलब गाड़ियां बनाते थे हम लोग, तो हम लोग रेस कार ये सब बनाते थे। तो मतलब मेरे को केमिकल का कम आता था और मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये अपना इंजन ठीक करना और इस सब में ज्यादा शौक था। अम, तो मेरी जर्नी शायद वहां से स्टार्ट हुई और मुझे मजा आने लगा इन सब चीजें करने में। और मेरे पिताजी आईटीआई से पढ़े हुए हैं, तो मैं बचपन से ये देखता आया हूँ। मोहित, क्या आप हो उधर? मोहित का वीडियो आई थिंक फ्रीज हो गया ना। हाँ। हाँ दोस्तों, तो मोहित जी का वीडियो फ्रीज हो गया है। कोई भी सवाल है आपके तो प्लीज पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि हमारे जो पिछले 2 दिन में हमने 3 से 5 कुछ वीडियोस रिलीज करी है, वो आपने देखी कि नहीं, और आपको वो देखकर क्या सीखने को मिला है। आपको अगर अच्छा लगा कि खराब लगा वो वीडियोस, कैसे लगे आपको वो वीडियोस, उसके बारे में ही बताइएगा। और हाँ, मोहित जी से कोई भी सवाल है तो उसको लेकर जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मोहित जी अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ वापस लौट आएंगे। तो ठीक है, थोड़े कमेंट्स एड्रेस करते हैं। गुड इवनिंग ऑल टीचर्स। सब कोई गुड इवनिंग ही बोल रहे हो, कुछ सवाल वगैरह पूछो दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। और अच्छा, एक और चीज आप सबको बताना चाहूंगा, जो कि आई थिंक अभी मोहित जी बताने ही वाले थे, लेकिन हाँ जब तक वो स्टक है आई थिंक हम सबको आपको बता देना चाहिए, क्योंकि कंपनी किस फील्ड में काम करती है। तो अब तक हमारे साथ जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं सबकी फील्ड अलग अलग रही है। जैसे मेरा एडुकेशन का फील्ड है, मरियम का एडुकेशन का फील्ड है, प्रत्युष का भी एडुकेशन का फील्ड है। तो हम सब कई कई हद तक एडुकेशन थोड़ा प्रेफरेंस था इनिशियली। फिर विश्वास जी है जिनका एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जिनका फील्ड है। तो मोहित जी का फील्ड है, और जयराज जी का भी एडुकेशन फील्ड है। तो मोहित जी का फील्ड है मीडिया और डिजाइन, जो कि बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, स्पेशली हमारे मल्टीमीडिया के दोस्तों के लिए। आई थिंक उनको तो आज स्पेशली काफी कुछ सीखने को मिलेगा और हम सबको ही काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
तो हाँ, अपने सवाल अच्छे से पूछिएगा और आज एम करते हैं कि हमारे साथ 50 लोग जुड़े, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 42 सबसे हाईएस्ट नंबर गया है लाइव अटेंडेंस का, जो हर सेकंड में देख रहे हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 50 लोग हमारे साथ जुड़े, ठीक है? तो एम करते हैं 50 लोगों के लिए। दोस्तों जल्दी से अपने सारे दोस्तों को क्लास में बुलाओ, और जितने सारे लोग आएंगे उतने ही हम इंटरेस्टिंग गेस्ट को आपके लिए बुलाते रहेंगे। हमें भी मोटिवेट करो आप लोग अब और जल्दी से जल्दी 50 लोग हमारे चैट में हमें दिखने चाहिए। मोनिका कहती है सर वीडियोस बहुत अच्छी थी आज की, थैंक यू सो मच मोनिका। हाँ, और फीडबैक दो वीडियोस के बारे में, कैसा लगा आज का वीडियोस देखकर और क्या क्या सीखा। तो आज के वीडियोस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के बारे में थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जब तक मोहित जी हमारे साथ वापस लौट आते हैं। आकांक्षा, सी इफ यू कैन मैसेज हिम एंड गेट हिम बैक टू द स्ट्रीम। या आई विल कीप टॉकिंग टू आवर ऑडियंस मेंबर्स। हाँ, सोनाली पूछती है सर जूप लैब्स का मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है सोनाली। आई थिंक ये तो जब मोहित जी आएंगे तभी हमें उसका जवाब मिल पाएगा। तो हाँ, ये सवाल पकड़ के रखिए, पूछेंगे जरूर उनसे। और क्या क्या सवाल है। सचिन कहते हैं सर ऑल वीडियोस इंटरेस्टिंग थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सचिन। ये हमें भी मोटिवेट करता है वीडियोस बनाते रहने के लिए। ओके, रवि कहते हैं सर वीडियो एडिटिंग के लिए ऐप कौन सा है प्लीज बता दो। रवि, कौन से टाइप की वीडियो एडिट करना चाहते हो? तो जैसे देखो, मेरी एडिटिंग में बहुत अच्छी नॉलेज तो नहीं है। हाँ, आई थिंक मोहित हमारे साथ आ गए हैं, तो मोहित एक आ जाए, हाँ। लास्ट सवाल का जवाब दूंगा, फिर आई थिंक वी कैन गेट बैक टू मोहित। हाँ, ये आई आवाज, आई थिंक मोहित इज बैक विद अस। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल का जवाब दूंगा, फिर मोहित पे जो आज के मेन गेस्ट हैं हमारे उन पर ट्रांसफर करेंगे। सो वीडियो एडिटिंग, अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो तो आप पाउटून, मैं लिख भी दे रहा हूँ, पाउटून, टूनली, ऐसे कुछ एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको कोई मतलब नॉर्मल वीडियो एडिट करनी है, जैसे ये स्ट्रीम एडिट करना है या फिर कोई वीडियो आपको एडिट करनी है, तो उसके लिए 2 एप्स है। एक है विंडोज मूवी मेकर, बहुत अच्छा ऐप है, सिंपल फीचर्स है, लेकिन आई थिंक अगर कुछ भी बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। भुवन बम विंडोज मूवी मेकर से ही शुरू में मूवीज या वीडियोस बनाते थे। और एक है फिल्मोरा वंडर शेयर। तो हाँ, आई थिंक इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा मोहित जी पर ट्रांसफर करने की। तो मोहित जी, आर यू देयर विद अस? हाँ, मैं हूँ यहाँ पे। ही इज देयर। मैं ये भी, आदित्य, थैंक यू सजेशंस देने के लिए। जो हमारे दोस्त पूछ रहे हैं ना ये वीडियोस, सॉरी एप्स, ये आप आई थिंक एक अच्छा टाइम है कि आप एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू करो इनको यूज करके। आप सिर्फ नाम पूछ के इनको डाउनलोड करके छोड़ मत देना, क्योंकि इसी टाइम पे जब तक आप, आई थिंक हमारी सारे ही जितने भी गेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सबकी जर्नी में से एक जो चीज कॉमन आ रही है, जो मोहित ऑलरेडी बता चुके हैं, कि आप जितना यंग स्टार्ट करते हो उतना बेटर रहता है आपके चांसेस सक्सेस का। सबने कॉलेज के टाइम पे कुछ कुछ करना शुरू किया था। आप लोग भी अभी अपने कॉलेज में, आईटीआई में, इसी के साथ मोहित आप बोल रहे थे कि आपके फादर आईटीआई के साथ में थे, सॉरी। हाँ, आईटीआई में पढ़े थे वो, राइट। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि कैसे हर चीज में जुगाड़ ढूंढा जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि तो मैं बोल रहा था कि अच्छा आपने जैसे मजाक होता था कई बार कि ठीक है आप तो आईटीआई कर रहे हो, और तो आईटीआई का मतलब क्या है, डॉक्टर ये है, क्योंकि मेरे को बोला जाता था कि तुम इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, ये करो, वो करो। तो मैंने कहा था यही सब तो आप भी कर सकते थे, तो आपने तो आईटीआई कर ली। तो उन्होंने कहा, वो कहते बड़ा मतलब हंसी मजाक की बात हुआ करती थी, कहते कि तुम्हें पता है कि तुम लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हो, तो एक सुई से लेके जो चांद पे जाने वाला रॉकेट है ना, वो सब मेरे जैसे लोग ही बनाते हैं, वो बनाते हुए लोग हैं। तो तुम जो भी देख रहे हो आसपास, जितना भी तुम्हारा दुनिया है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही बनाई हुई है। मैं जैसे मेरे जैसे लोग आईटीआई मतलब टेक्नीशियन, जो लोग एक्चुअली काम करते हैं, तो मुझे वो बहुत बात अच्छी लगी थी उस टाइम भी। और उनका ये कहना होता था कि तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि चीजें होती कैसे हैं। तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि वो आईटीआई वाला अप्रोच, हाथ में तोड़ ताड़ के देखना और खोल के देखना, तो बचपन से था। तो और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसमें मैं एक चीज सीखने जाता था और 4 चीज सीख के आता था। तो मेरे को इसलिए कभी भी कोई एक चीज ऐसी नहीं लगती अभी भी, मतलब ये मेरा रूल, मतलब वो होता है ना एक खुद में आत्मविश्वास आ जाता है कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो मैं नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हाँ, मुझे अभी नहीं आता,
लेकिन जैसे एक मिक्सर को मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं कि कैसे ठीक करना, लेकिन जो आईटीआई वाला दिमाग क्या है, उसको खोल दो, उसके बाद उसमें देख के ना हमें पता चल जाएगा कि चल कैसे रहा है, क्योंकि वो बेसिक तो सेम ही होते हैं ना हर चीज के। तो वही चीज मैं लाइफ में भी लगाता हूँ कि कोई भी चीज है ना, वो ऐसी नहीं है कि नहीं समझ आएगी। हाँ, उसमें घुस जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, और वो धीरे धीरे करके एक एक दो दो पार्ट करके सीख जाएंगे तो कोई चीज समझ आ जाएगी। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है मोहित, स्पेशली ये कनेक्शन की जो हमारे पहले हमारे गेस्ट हैं जिनका आईटीआई से कुछ पर्सनल रिलेशनशिप रहा है, राइट? तो हम इसके ऊपर आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन है कि आपके फादर आईटीआई में पढ़े हैं और आप भी आज आईटीआई के हमारे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। और एक मैं बहुत इंजीनियरिंग से पहले आईटीआई कर रहा था। अच्छा, ये बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, तो मैं सेक्टर 26 में एक कॉलेज है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सीसीई। तो मैं इंजीनियरिंग के लिए दाखिल हुआ था, लेकिन उस कॉलेज में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग साथ में थी। तो हम लोगों की क्लास से आईटीआई के बच्चों के साथ ही होती थी पहले ही है, क्योंकि उनमें भी था कि वो 2 साल आईटीआई करने के बाद वो लोग डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते थे हमारे साथ, इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो जाते थे। तो हमारे इंजीनियरिंग के कई सारे दोस्त भी आईटीआई से आए हुए थे, जो मतलब होता है कि आईटीआई से इंजीनियरिंग में जो लोग ट्रांसफर करते हैं। हालांकि उस कॉलेज मेरे को चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने दोबारा पेपर दिया और मैं फिर जालंधर चला गया, लेकिन जो मेरा पहला साल इंजीनियरिंग का था वो आईटीआई के लोगों के साथ ही था। तो मतलब आईटीआई के साथ मेरा सिर्फ अपने पिताजी के साथ वाला रिलेशन नहीं है, मेरा उससे भी थोड़ा सा मतलब पर्सनल रिलेशन भी, क्योंकि मैं भी आईटीआई कॉलेज में था एक टाइम पे। तो आई थिंक आपने ये काफी इंटरेस्टिंग टर्न दिया है इस कॉन्वर्सेशन को कि आईटीआई में जब आप थे तो आपको क्या लगता है आईटीआई के एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि एनेबलिंग है किसी के लिए भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आईटीआई के हमारे दोस्तों को एंटरप्रेन्योरशिप से इंट्रोड्यूस क्यों होना चाहिए, इस टाइम पे क्यों जरूरी है उनके बारे में जानना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और उनके पास ऐसा क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है आईटीआई में? हाँ, तो मेरे हिसाब से ना कोई भी जो धंधा मतलब होता है ना, मतलब प्योर उसमें बोला जाए तो कोई भी धंधा होता है उससे बोलते हैं बातें बनाना, ठीक है? बोला जाता है बातें बनाना। तो अगर आप उसमें से बनाना हटा दोगे ना तो सिर्फ बातें रह जाएंगी, ठीक है? तो जो बनाना है ना, जो चीजें बनाने वाला पार्ट है, वो सिर्फ आईटीआई वाला ही आदमी कर सकता है, आईटीआई या आईटीआई जैसा मानसिकता रखने वाला आदमी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बातें बनाने वाले लोग बहुत हैं और आईटीआई में भी हम बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन आपको जो जो जोर दिया जाता है कि आप चीजें बना रहे हो, आपका काम ही ये है कि आपको चीजें बनानी है, तो आप उस जोन में चले जाते हो कि आपको अब चीजें बनाने पे आपका ज्यादा विश्वास। आप लोग 4 लोग बोलेगा कि मुझे ये मशीन होनी चाहिए, इसको ऐसे कर देते तो ऐसे हो जाता, इसको वैसे कर देते तो वैसे हो जाता, लेकिन एक आदमी जो खड़ा खड़ा उसको बना सकता है, उसको पता है कि इसके अंदर चीजें क्या लगी हुई हैं, इसको मैं छेड़ दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो वो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी आप कभी भी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे ना, तो वहां पे जो फाइनल कॉल लिया, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं बड़ी कंपनी में भी था, और मैं मतलब उस पर एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरा यही वाला जो तजुर्बा था अपनी जिंदगी में कि नई चीजें छेड़ने से कुछ हो सकती हैं चीजें। तो मैं एक कंपनी में था जिसका नाम आईटीसी है। आईटीसी में मेरे को, हम लोगों का ऐसा था कि 1 साल का टाइम होता था, और आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब उनमें दुनिया भर के डिविजन हैं, और मेरा डिवीजन था स्टार्टिंग में, हम लोग साबुन बनाते होते थे। तो साबुन बनाने में लगभग 15 से 20 मशीनों की एक असेंबली लाइन होती है जिसमें साबुन बनाया जाता है। और हम लोग, मैं एज इंजीनियर हायर हुआ था और मेरे नीचे एक मेंटेनेंस स्टाफ था और ऑपरेशन स्टाफ था, ये सब लोग जो आईटीआई से लोग आते होते थे। अब ना 2 चीजें होती थी यहाँ पे। तो एक चीज ये होती थी कि जब हम लोग नए लोग आते थे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप लोग आए हैं, आप लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं। तो एक बड़ा अच्छा था वो, मेरे को लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि ना, बाहर की दुनिया में जो लोग इंजीनियरिंग करके आते हैं और जो लोग आईटीआई करके आते हैं ना, तो उनके बीच में एक हमेशा वॉर चलता रहता है, पता नहीं क्यों। मतलब फैक्ट्री में तो चलता ही था, मेरे साथ चलता था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ
कि वो ITI वाले सोचते हैं अरे ये तो इंजीनियरिंग करके आए हैं, ठीक है, और हम लोग इंजीनियरिंग करके जो आए हैं वो लगता है कि अरे ये तो ITI करके आए हैं। तो हालांकि दोनों चीजें पढ़ के सेम ही आए हैं, कोई ज्यादा नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। किसी ने 1-2 साल ज्यादा लगाए हैं, उसको 3 किताब वो फालतू पढ़ गया है, और किसी ने ज्यादा प्रैक्टिकल किया है और उसको चीजें होंगी कैसे वो ज्यादा पता है। तो मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें मुझे बोला गया था कि आपको एक मशीन बनानी है जिसमें आपको एक जो साबुन की पेटी होती है ना वो पैक करनी है ऑटोमेटिकली। तो मतलब साबुन की फीड आ रही है और आपको फीड को लेके उसको भरना है एक पेटी में, और वो पेटी ऑटोमेटिकली पैक हो जाए और आगे चली जाए ट्रक की तरफ। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट था ये। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो मतलब मेरा बैकग्राउंड है ही नहीं मशीन में। तो मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा स्टार्ट किया, और जो हमारे वहाँ की फैक्ट्री में जो वर्कशॉप होती थी जहाँ पे मोस्टली ITI के लोग थे, तो मैंने उनके साथ जाके ना सिर्फ बात करना समझना स्टार्ट किया कि अच्छा देखो मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे से पहले मतलब इतनी सारी चीजें लोगों ने बनाई हैं। जो हमारे हम बोलते हैं कि वो आर्यभट्ट कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे भाई, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, वो उनका परसेप्शन था, ऑब्जर्वेशन था। तो हम लोगों के दिमाग में डिग्री हमने भर ली है, वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज हमें करनी है ना तो वो हम अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ हम लोग अपने आप को रोकने के लिए बोल रहे थे कि हमें नहीं पता। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, जिसने पहले इन्वेंट करी थी तो वो भी कोई कॉलेज नहीं गया था। तो मैं वहां से स्टार्ट हुआ। तो मैं IIT के जो अपने हमारा पूरा वर्कशॉप थी, तो मैं वहां पे जाके मैंने 1 हफ्ता बैठा, और 1 हफ्ता में उन लोगों के साथ मैंने बैठ के 90% काम उन लोगों ने मुझे आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया कि ये चीजें ऐसी होती है, ऐसी होती है, ये चीजें ऐसी होती हैं। तो उन्होंने मुझे सारे पुर्जे बता दिए कि ये ऐसी चीजें चल सकती हैं, और मुझे पता था कि मुझे करना क्या था। तो मेरे दिमाग में डिजाइन क्लियर था कि मुझे ऐसा करना है। 1 हफ्ते बाद जब हम लोगों ने ऐसे मजे मजे में एक मशीन बनाई, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर एक्सपेरिमेंट था, और हम लोग वो मशीन उठा के फैक्ट्री में ले गए, हमने थोड़ा सा चला के देखा और वो मशीन चल गई। तो मशीन चलने के बाद ITC का जो COO है, मतलब ITC का CEO बहुत बड़ा हो गया, उनका अगले दिन हमें फोन आता है फैक्ट्री में, और हम सबको बुलाया जाता है, कहता है कि ये तुमने कैसे बनाया। तो हम लोगों ने बताया कि अच्छा 1 हफ्ते में बनाया है और ये ऐसे ऐसे किया। तो वो आदमी इतना खुश हो गया इस चीज से कि, अब खुश हो गया मैं बताता हूँ, खुश इसलिए हो गया क्योंकि वो इतना नोवेल था मैकेनिज्म, इतना नोवेल था मैकेनिज्म कि उन्होंने ऑलरेडी उसको पेटेंट ऑफिस भेज दिया था और वो पेटेंट ऑफिस में अप्रूव हो चुका था। और दूसरी चीज, क्योंकि उसमें वो सब वही लोग थी, वही मेंटेनेंस टीम थी जो आज तक बोलती थी कि ये नहीं हो पाएगा। तो वो इसलिए मेन ये मैं इस पूरे एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता था कि कई बार हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते कि ये ना हम नहीं कर पाएंगे, या फिर इसके लिए बड़ा इंजीनियर चाहिए, या इसके लिए कोई बड़ी मशीन चाहिए, या इसके लिए कुछ और चाहिए। 90% ऑफ द टाइम हमारे को सिर्फ नीयत चाहिए होती है। अगर हम लोग कहते बिजनेस करना है, धंधा करना है, मुझे ये चीज बनाना है, तो धंधा बंदा कुछ नहीं है जी। आप नौकरी भी कर रहे हो ना, नौकरी भी तो किसी का बिजनेस है यार। कोई भी सोचो, आप TCS में नौकरी कर रहे हो तो TCS भी तो किसी का बिजनेस है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप वो बिजनेस में, वो या तो आपका बिजनेस है या किसी और का बिजनेस है। काफी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले मोहित, हमारे जो दोस्त हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के, तो मैं चाहता हूँ कि आप दे दें। पहले तो आप ITI में ट्रेड कौन सा कर रहे थे? मैं ITI में था, तो मैं ITI में मैकेनिकल ट्रेड में था। मैकेनिकल ट्रेड में था। हाँ। और सेकंड, हमारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि जूप लैब्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो जूप लैब का मतलब एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ठीक है। जूप लैब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैंने जानबूझ के इसका मतलब रखा था क्योंकि वो फिर एक लंबी कहानी, मुझे मेरा मतलब मानना है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो हर चीज का मतलब ढूंढना ना, वो खुद में एक व्यर्थ कोशिश है। तो इसलिए मैंने जूप बेसिकली आए और गए, तो आवाज है, साउंड इफेक्ट है। जूप तो हमारी जिंदगी है वो। ओके, आई थिंक आपने पहले बोला कि आपको 2 चीजें पहले से ही मालूम थी जब आप कॉलेज टाइम में थे, कि आपको अपना कुछ करना है और दूसरा कि आपको कुछ बनाना है, राइट? तो ये तो हो गया मतलब एक मुकाम कि आपने सोच लिया। आप इस पे पहुंचे कैसे? आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था उससे 2-3 साल पहले या जितने टाइम भी पहले,
जिससे आप ये पहुंचे? तो अच्छा, दो चीजें थी जो मेरे को, अच्छा मुझे अपना क्यों बनाना था, मतलब अपना ही क्यों करना था। तो मैं जब किताब पढ़ता होता था तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ना लॉज आते थे ना, कि न्यूटन का लॉ है, वो इसका बोर का लॉ है, ये लॉ है, वो, तो मुझे लगता था कि, तो मेरे को बड़ा अचंभा होता था कि यार मैं ना इस आदमी का नाम रट रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में जाके लिखना है, तो जिंदगी भर इसका नाम मैं भूलने नहीं वाला, ठीक है। तो इस आदमी का नाम मैं याद क्यों रख रहा हूँ, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा नाम ऐसे लोग याद कर रहे हो कि ऐसा मोहित का लॉ है। तो मेरे को ना बड़ा मजा आता था कि अरे ऐसा करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और ना अपने लॉ बनाएंगे ताकि मेरा नाम ना सब लोग याद करेंगे कैसे, मतलब क्योंकि मेरे को बड़ी मुश्किल होती थी रट्टा मारने में कि अरे यार इतना रट्टा मारना पड़ेगा, और इतना सब कुछ लिख के चले गए थे वो लोग। तो मुझे लगता था कि मैं भी ना ऐसा कुछ लिखूंगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि, तो वहां से मेरा ना क्यूरियस माइंड स्टार्ट हो गया कि अच्छा मुझे ना ढूंढनी है चीजें, देखना है कि अच्छा होता क्या है। तो मैं हमेशा से जब भी था तो मैं ना इनके दिमाग की तरह सोचता था कि ना अच्छा इसने ये लॉ बनाया, तो मेरे को लॉ में कम इंटरेस्ट होता था, उसने लॉ कैसे बनाया, कि वो भी तो नॉर्मल आदमी था, बैठा था घर में और अचानक से उसको ये लॉ सूझ गया। तो मैं उसकी इंक्वायरी में ज्यादा इंटरेस्टेड होता था कि अच्छा उसने क्या सोचा, वो कितने लॉ पहले उसने सोचे होंगे तो ये इस लॉ पे आया होगा, मतलब पहली बार जब दिमाग में आइडिया आया तो कैसे आया। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑनेस्टली इन इन द फैकल्टी ऑफ इंक्वायरी, मतलब टू पुट इट सिंपली, मैं हर चीज को थोड़ा खोदता था नीचे कि ऐसा ये मुझे आपने बता दिया लेकिन आपने कैसे सोचा, पहले मुझे वो बताओ। क्योंकि जब मैं वो ढूंढने जाता था ना तो मुझे पता चलता था कि अच्छा ये सिर्फ एक चीज नहीं है, हो सकता है कि उसने 20 चीजें और देखी थी, उसमें से एक चीज बताई है। अब उसमें से 20 चीजों में से शायद उसने 15 चीजों का तो कोई सेंस नहीं बनता था, लेकिन 5 चीजों का सेंस वो नहीं बना पाया। तो और क्या पता मैं उसमें कुछ सेंस बना पाऊँ, समझ रहे हो। तो या तो मैं उसको इनहांस कर लूंगा या उसको उसको और अच्छे से समझ पाऊंगा कि इसकी क्या एक्सेप्शन है, ये और कहाँ पे यूज हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्हीं किताबों पढ़ते पढ़ते, पहले साइंटिफिक लॉज होते थे, फिर धीरे धीरे करके हम टाटा और ये सब चीजें पढ़ने लगे। अरे जमशेद तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जमशेद जी टाटा का। तो मेरी इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप लगी थी टाटा केमिकल्स में, जो मीठापुर में प्लांट है। तो वहाँ पे मैं केमिकल पढ़ा था, तो वो केमिकल प्लांट को बोलते थे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, वहाँ पे सोडा ऐश बनता है। तो जब उस प्लांट में इंटर्नशिप करने के लिए गया तो मैंने देखा कि प्लांट स्टार्ट होने से 40 किलोमीटर पहले एक बोर्ड आया जिसमें लिखा कि टाटा केमिकल्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो और अभी उसके बाद लिखा कि टाटा केमिकल्स 40 किलोमीटर दूर है लेकिन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था ये कि अरे 40 किलोमीटर पहले एक कंपनी स्टार्ट होगी, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो कंपनी का है। तो जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां नौकरी मतलब इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि पूरा का पूरा मीठापुर, जो एक बहुत बड़ा शहर है अपने आप में, वो पूरा का पूरा मीठापुर चलता ही उस प्लांट के ऊपर है, ठीक है। और वो एक आदमी का सपना था, तो मतलब, और ऐसे टाटा ने पता नहीं कितने प्लांट खोले अपनी जिंदगी में। मतलब अभी वो लोग कुछ 8 10 15 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, 100 कंट्री से ज्यादा में उनकी प्रेजेंस है। तो मुझे लगता है कि एक आदमी का सपना कितने लोगों का पेट भर रहा है, और पेट भर रहा है। हर आदमी के पास शायद उतनी सहूलियत, उतनी प्रिविलेज नहीं रहेगी लाइफ में कि उसका किया हुआ बिजनेस चल पड़ेगा। तो हमें ये भी नहीं करना कि अरे मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना ही है। वो भी मेंटालिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही है गलत है, मतलब उस दोनों प्रोज एंड कॉन्स है उसका। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मैं, हर आदमी ये सोचे कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो फिर इतने सारे बिजनेस हो जाएंगे लेकिन एक एक आदमी होगा ना उसमें, आप एक्स्ट्रापोलेट करो तो कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी नहीं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपकी अलग कंपनी में ही मैनिफेस्ट हो, कि आपको अपनी अलग कंपनी ही बनानी पड़े। एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। माइंडसेट है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप यही है, सिंपली, कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, वो मुझे चीजें पता है। तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना। अपना बिजनेस स्टार्ट करना एक रास्ता है, लेकिन उस आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके जो चीजें पाना चाह रहे हो
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ना बिजनेस स्टार्ट करना एक तरीका है उसका। तो इसी बात पे मोहित, क्या ये मानना सही होगा कि आप एंटरप्रेन्योर इन रीजंस के लिए बने? मतलब मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि मतलब आपको आई थिंक एक अपनी लेगेसी के बारे में आप सोचते थे, आप एक फेम के बारे में सोचते थे, और ये रीजंस थे कुछ जिसके कारण आप एंटरप्रेन्योर बने। देखो ऑनेस्टली स्टार्टिंग में लीगेसी का मेरे को इतना, मतलब लीगेसी तो खैर बचपना था कि मुझे मतलब शौक था कि अरे वाह वाह वाह, ऐसे लोग हैं, मतलब वो आप आइडियलाइज करने लगते हो ना लोगों को देख के कि अरे क्या बात है। लेकिन वो थोड़े टाइम बाद वो डिसॉल्व हो गया, मतलब मैं उसमें ज्यादा, मैंने उनको ज्यादा हार्बर नहीं किया अपने दिल में कि अरे मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे करके जब अकल आती है आदमी को तो फिर थोड़ा सा चीजें भी चेंज हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी हो गया कि मेरे को इसलिए करनी है एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और मुझे लगता था कि अ, मैं जो जिंदगी में करना चाहता हूँ तो उसकी सही पोटेंशियल मैं शायद जब अकेला अपने हिसाब से चीजें करूंगा ज्यादा अटेन कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे आइडियाज या जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या जितना दिमाग मैं लगा रहा हूँ अपनी चीजों में, तो अगर क्योंकि आप नौकरी में होते हो तो वो एक तरह का आपके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। आप कुछ अपने मन से ज्यादा नहीं कर पाते, आपको कुछ टाइमिंग्स होती हैं, आपको किसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कंपनीज ने मेरे को, हालांकि मेरी जो सेकंड कंपनी थी उन्होंने मुझे बोल के किया था, तुम एक साल बाद मेरे अपनी कंपनी में पेपर डाल दिया था कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना एक काम करो, अगले एक साल तुम काम करो यहाँ पे, तुम्हें जो करना करो, हम तुम्हें कुछ देंगे ही नहीं, तुम्हें जो करना है करो। और ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी थी, ठीक है, जिसमें मेरे को ठीक ठाक पैसे मिलते थे और मैं उनके ऑफिस में बैठ के वीडियो एडिटिंग करता था एक साल, और सब बता के कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तुमने जो करना करो। तो जरूर इसलिए मैं बोलूँ कि आपको, आप जब क्लियर हो ना तो लोग आपको समझने लगेंगे कि अच्छा ये। और तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन मेरे को देना स्टार्ट कर दी कि हम लोग प्रेजेंटेशन आगे जाके देते हैं तो वो कोई सुनता नहीं है, तो तुम एक काम कर, तू वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली मतलब आपने अपना रास्ता निकालना शुरू कर दिया, राइट? हाँ आप ये कह रहे हैं, और मतलब आपने ये भी देखा कि एक थोड़ी सिक्योरिटी रहे मुझे, मतलब एक जॉब में मैं वो कर रहा हूँ जो एक्चुअली में मुझे करना है। तो आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स आई थिंक अच्छे थे, राइट? हाँ, दैट इज प्रोबेबली नेगोशिएटिंग वन टेकअवे। नेगोशिएटिंग स्किल तब अच्छी हो जाते हैं जब आप क्लियर होते हो कि मुझे ये करना है, आप मुझे रखना है, आप रखिए। और अगर आप अपने दिल से काम कर रहे थे और लोग आपको समझ रहे हैं कि नहीं आपका रहना टीम में ही एक वैल्यू है, तो वो भी एक हेल्पिंग हैंड सामने से देना स्टार्ट कर देना। अगर आप, मतलब अगर मैं ऐसा एम्प्लॉय होता जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता या कॉर्नर काट रहा होता पिछले एक डेढ़ साल, तो मैं एक दिन कहता कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो शायद रोकते भी ना, कहते हाँ ठीक है जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे और मिल जाएंगे। बट शायद मैं काम ठीक कर रहा था और उनको मेरा काम पसंद था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो, तुम मत जाओ, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ करो, सैलरी तुम्हारी हम दे देंगे, तुम्हें जो करना है करो, तुम जाओ मत। ओके, आई थिंक ये लेवल ऑफ क्लैरिटी पहुंचने के लिए भी, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ पर्सनली भी, तो आई थिंक आपकी पहले ऑर्गेनाइजेशंस भी रही हैं, राइट? तो राइट। आपने फेलियर भी देखा है, पहली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर उसको बंद किया, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खोली, फिर उसको बंद किया, उसके बाद जाके अब जूप लैब्स तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं हमने अपने कोर्स में एक ये भी गोल रखा है कि हम फेलियर का जो मिथ है उसको खत्म करेंगे, राइट? क्योंकि फेलियर एक बड़ा अनकूल वर्ड है हमारी सोसाइटी में, राइट? तो फेलियर से लोग क्यों डरते हैं? आप डरे थे फेलियर से, और आप इस मतलब आप अपनी जर्नी में फेलियर को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं फेलियर को? तो फेलियर खैर बड़ी अच्छी चीज है। तो मैंने खैर बचपन में मैं जब छोड़ के निकला था तो मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं जब इंटर्नशिप करके आया था तो मैं इतना ज्यादा वो था कि अरे यार लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे को जिंदगी एक ही मिली है, तो अब ना छोटा सोचना ही नहीं है, तो अब ना बड़ा ही करना है, तो मतलब रिस्क ले लेना पूरा लाइफ में, जितना होगा देखी जाएगी ना, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि 35 साल में जाके मैं अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान में बैठा हूँ और बोल रहा हूँ कि यार
हमें ना वो कर लेना चाहिए था, क्या पता हो ही जाता। मैं 40 साल की उम्र में उसी चाय की दुकान पे ये बैठ तक के मेरे को मंजूर है कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ किया था, हुआ नहीं, बट ठीक है, नहीं कर पाए, लेकिन ट्राई किया था। लेकिन मैं उस स्टेज में नहीं रहना चाहता कि अरे शायद कर लेते। तो मैंने एक तो दिमाग में ये क्लियर कर लिया कि अच्छा मुझे रिस्क लेना है, क्योंकि मैं रिग्रेट में नहीं जीना चाहता कि अरे ट्राई नहीं किया तो 100% हार ही हार। दूसरा, फिर मैंने कहा कि अच्छा बॉटम लाइन रखते हैं अपनी। अगर फेलियर है तो फेलियर हमेशा ना एक डर होता है जो कि हमारे को हमेशा खींचता रहता है कि तुम जिंदगी में हार जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ना थोड़ा ठीक से समझते हैं कि ये हारने वाली सिचुएशन है क्या। सपोज हम बिल्कुल हार गए लाइफ में, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तो मैंने कहा कि शायद मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ ना तो मैं एक टीचर तो बन ही जाऊंगा। मतलब मेरे को वो मैं इसलिए भी था क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता बढ़ा लेता था या कुछ तो कर लेता था। तो मैंने कहा कि मेरा ना 20-25 हजार रुपए का मैं एक किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर लग जाऊंगा और मैं 25-30 हजार रुपए कमा लूंगा। अच्छा, तो 25-30 हजार रुपए अगर मैं कमा लूंगा तो मैं उससे एक लाइफ स्टाइल जी पाऊंगा। ठीक है, मुझे बस इंश्योर ये करना है कि मैं वो लाइफस्टाइल जो है ना वो अपनी जिंदगी भर अगर मैं कायम रखूंगा, वैसा सिंपल लाइफस्टाइल, तो मैं हमेशा ही बेस लाइन पे जी रहा हूँ। तो मैं मतलब अगर जिंदगी में पूरा भी हार गया ना तो मैं इसी पे आने वाला। मैंने ऐसा नहीं कि मैं बड़े घरों में रहने लग गया और बड़ी गाड़ी चलाने लग गया। तो मैंने अपने आप को आदत डाली नहीं है। मैं आज तक मैं एसी में नहीं सोता, मैं एसी में सो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मतलब उस टाइम से मैंने सोच किया था कि अच्छा मैं एसी में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहने वाला हूँ। और मैं बहुत मतलब बहुत ऐसी ऐसी जगह में रहा जहाँ मतलब कुछ नहीं था। तो मतलब वो ना अपने आप एडजस्ट हो जाता है थोड़े टाइम में। कि वो हमेशा फेलियर जो है ना वो आपका एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है एट द एंड ऑफ द डे। अब एक्सपेक्टेशन नीचे आओ, आपको फेलियर आपको बूस्ट करेगा कि यार अब इससे नीचे क्या जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, तो बढ़ो आगे। तो आई थिंक टेक अवे मेरा आपकी बात से यही है कि फेलियर आपको आई थिंक स्ट्रॉन्ग बना देता है, निडर बना देता है, राइट? क्योंकि फेलियर में आप ये सोचते हो कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फेलियर हालांकि कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि फेलियर का हमने हवा बनाया है। आप फेलियर को ध्यान से समझोगे ना तो फेलियर में एक्चुअली कुछ है नहीं। फेलियर का मतलब ये है कि आपने कुछ किया और आपसे नहीं हुआ। हाँ ठीक है, नहीं आप क्रिकेट खेलते हो, आउट हो ही जाते हो ना यार। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम आगे आएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम फेलियर को जितना बड़ा बनाते हैं अपनी लाइफ में ना, उतना बड़ा है नहीं फेलियर। सृष्टि हमसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है कि सर आपको जूप लैब्स का आइडिया कहाँ से आया? तो जूप लैब का आइडिया कहाँ से आया? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि मैं अभी फिल्म लाइन में हूँ जिसका मेरे को बिल्कुल नहीं था। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से इसमें घुसा हूँ। तो पहले मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। ठीक है, तो मैं बहुत साइंस 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 और पढ़ाई पढ़ाई और मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें करता रहता था। उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। तो मैं वहां पे भी जो चीजें मशीनें मशीनें बना रहा था वो भी कहीं ना कहीं साइंस रिलेटेड चीजें थी। फिर मेरे को थोड़ा सा समझ आया, क्योंकि मैं वहाँ पे डिओड्रेंट बनाता होता था। एंगेज करके डिओड्रेंट आते थे, तो मैं उनका ओवरऑल प्रोडक्शन संभालता था। तो मुझे समझ आया कि ना हम डिओड्रेंट बनाते हैं, वो बनता है 50 से 60 रुपए का cost, और वो बिकता है 180 रुपए का। तो 180 रुपए में हमने ऐसा क्या डाल दिया 60 रुपए के बाद कि वो 3 गुना रेट हो गया उसका। क्या कंपनी इतना कमा रही है? तो मेरे को अपने जो मेरे सीनियर होते थे तो बोलते थे कि नहीं, जितना कॉस्ट है उसका 2 गुने से ज्यादा मार्केटिंग में खर्चा होता है कि लोगों को बेचना कैसे है। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो फिर मेरा धीरे धीरे ध्यान मार्केटिंग की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं साइंस तो समझ गया था अपनी, लेकिन अब चीजें बनाना एक बात है, लेकिन अब मैं वही बोला ना, बातें बनाना। कोई भी धंधा है बातें बनाना। बना लोगे, अगर आप बात नहीं कर पाओगे तो वो बिकेगा भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब चलो बातों वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर मैं एकदम से बनाने वाले जोन से बातों वाले जोन में चला गया और मार्केटिंग में चला गया। तो मार्केटिंग में मैंने थोड़ा समझा पढ़ा, और माइका में मैं थोड़ा कोर्स करके आया एक ब्रांडिंग का। उसके बाद मैंने यंग इंडिया फेलोशिप में 1 साल का लिबरल आर्ट्स में बातें करना सीखा, कैसे कैसे हर चीज पे बात कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बातें जो है ना वो एक तरह की कहानी है, और वो किस तरह कहानी बताना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा कोर्स हुआ करता था, उसमें हमें फिल्म बनानी थी, तो मैं बहुत मेहनत से एक फिल्म बनाई जिसमें मैं अपने दिल से एक कहानी बताना चाहता था, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वो कहानी मैंने बताई 2 साल बाद, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो अचानक से मेरे एक सर का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी जो यूट्यूब पे पड़ी है, वो अचानक बीबीसी में देखी है, और बीबीसी अब उस पर पूरी फीचर फिल्म बनाना चाहता है, तो क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के इधर आना चाहोगे? तो अब वो मेरे लिए तो शौक था, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोच पाता, मतलब मेरे दिमाग में रडार में था ही नहीं कि मैं कभी फिल्में बनाऊंगा। मुझे था कि हाँ, मुझे कहानी बताना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बात बात करना स्टार्ट किया। हालांकि वो प्रोजेक्ट नहीं गया सामने, मतलब पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मुझे ये भरोसा हो गया कि हाँ, मतलब जो चीज मैंने बनाई थी, अगर वो बीबीसी को पसंद आएगी तो हो सकता है कि इसमें एक करियर हो ठीक ठाक। तो वहां से मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और एक साल मैंने फ्री में काम करना स्टार्ट किया। तो मैं अपनी सैलरी, मेरी जो भी, मैं बॉम्बे में रहता था, तो मैंने एक लखनऊ का एक प्रोजेक्ट लिया, जिसमें मैं हर हफ्ते फ्राइडे को लखनऊ से फ्लाइट लेता था और बॉम्बे जाता था, सॉरी, बॉम्बे से लखनऊ जाता था, और फिर लखनऊ से वापस आता था हर हफ्ते 1 साल के लिए। और इस पूरे प्रोजेक्ट का पैसा मेरी सैलरी से जाता था। तो वो 1 साल करने के बाद, क्योंकि मेरे को करना था, मेरे को था कि करना ही है, मतलब। और इसमें मैं अपना, मैं सैलरी मेरी सारी लाइफ के खर्चों में चली जाती थी ऑनेस्टली। लेकिन वो 1 साल के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, और मुझे इतना पता चल गया कि नहीं, ये करना है तो फिर करना ही है। और क्योंकि मैं रूरल उसमें था, यूपी में, तो मुझे भी 50 चीजें देखने को मिली, परिदृश्य वहीं से निकला। तो जुबला की कहानी वहां से कहीं से स्टार्ट हुई, एक यूट्यूब वीडियो से जो किसी को पसंद आ गई थी। वेरी इंटरेस्टिंग मोहित। तो आई थिंक आपने भी एक्सपेरिमेंट कर करके चीजों को, आई थिंक, स्टिच कर करके सीखा, कुछ कुछ इधर किया, कुछ कुछ उधर किया, और उसके बाद आपने हाँ हाँ हाँ, जैसे एकदम। आपने बताया यूट्यूब तो मैं से। वो तो पहले मेरा पहला स्टार्टअप था, अक्षय आपने बात करी थी, तो मेरा पहला स्टार्टअप था कपड़े। तो मैं पहले अपैरल बनाता था, मतलब टी शर्ट की कंपनी बनाई थी मैंने। तो मेरे को था कि हमें कुछ बनाना है, तो उसे क्या बनाना सबसे आसान है, तो मुझे था कि फटाफट बनाते हैं। क्या बनाना है, तो कुछ भी बना सकते हैं ना हम लोग। तो ये नहीं सोचना कि मुझे एक ही चीज आती है तो मैं वही बनाऊंगा। तो आप देखो कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या बना सकते हो। तो मैंने सबसे पहले, मेरे लिए आसान था कपड़े बनाना, मैंने कपड़े बनाने स्टार्ट किए। तो मैंने ठीक ठाक कपड़े बेचे। वो फिर वो जो हमारा स्टार्टअप था, वो इंडिया में फर्स्ट, मतलब पहला क्रिएटिव स्टार्टअप बना, जो डेनमार्क में एक क्रिएटिव बिजनेस कप होता है, उसमें सेलेक्ट हो गया। तो हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए उसको लेके। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हम लोगों की, हम लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि हम लोग जो चीजें बना रहे थे वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव थी, उसमें पैसा बहुत लगता था R&D करने में, क्योंकि हम नए तरह के कपड़े बना रहे थे। तो वो पैसे खत्म हो गए, तो हमें बंद करना पड़ा। उसके बाद साथ साथ में ही मैं एक कंपनी खोली थी मैंने, जिसमें लोग टेंडर लिया करते थे मशीनें बनाने के। तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया में, वहां पे रिसर्च नहीं है कुछ भी। मतलब हम लोग देखते हैं कि लोग बाहर के इंस्टीट्यूट में बहुत रिसर्च होती है, इंडिया में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च नहीं होती। तो हमने उसका रीजन ढूंढना स्टार्ट किया, तो ये था कि वहाँ पे इक्विटी नहीं है। तो हमारे साथ एग्जैक्ट दोबारा से मेरे कुछ आईटीआई के दोस्त थे, जो बहुत ज्यादा जुगाड़ी थे। तो उन्होंने कहा कि ना, आप हमारे को एक पंप ला के दो, एक पेरिसॉल्टिक पंप करके एक चीज होती थी। वो बाहर से, अगर आप स्वीडन से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे तो 22 रुपए का पंप आता था। तो जो मेरे दोस्त थे आईटीआई के, वो कहते थे कि हम ना ये पंप का रेप्लिका 2 लाख रुपए में बना देंगे। ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो ऐसा करते हैं, तो एक पूरी इक्विपमेंट की रेंज बनाते हैं, जो हम लोग लो कॉस्ट में इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने दूसरा स्टार्टअप ये था कि चिप एंड बोल्ट टेक्नोलॉजी करके कंपनी थी, जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी टेंडर्स को हम लोग अप्रोच करते थे, कंपनीज को अपना। तो हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिएक्टर वगैरह के लिए टेंडर फाइल करते थे, रिलायंस के लिए टेंडर फाइल करते थे। तो 1 साल हम लोगों ने वो किया। उसमें भी प्रॉब्लम फिर यही आई कि उसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिव था वो भी, और उसमें बहुत ज्यादा आपको कनेक्शन चाहिए होते थे, जो हम लोग अभी बच्चे थे, हमारे पास उतने कनेक्शन थे नहीं। तो धीरे धीरे करके वो भी टीम हमारी जो थी वो स्कैटर हो गई, और अपना अपना रास्ते निकल गए वो। तो 3-4 चीजें करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो
मेरे को ऐसा नहीं है कि अरे मैं वो करता था, आज ये कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ और पढ़ा था, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं आज फिल्म बना रहा हूँ ना, तो मैं वो सारा एक्सपीरियंस डाल दूंगा इसी फिल्म में। मुझे ये भी पता है कि कपड़े कहाँ से आना है, तो मेरा सारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट सॉर्ट है। मुझे पता है कि कैमरा में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, मैं पढ़ के आया हूँ। उसके बाद कहानी बतानी है, तो क्योंकि मैंने बिल्कुल रूट पे कहानियां देखी हुई हैं, तो मुझे पता है कि असली कहानी क्या होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ और जो मैंने पीछे किया वो सब वेस्ट हो गया। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आपके इस जो आपने बताया उससे आई थिंक ये लेसन है, क्योंकि बहुत बार हमको ये वरी रहती है कि हमने जो पढ़ाई की है उसी के अंदर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट। और बहुत बार ये भी हमको लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और फिर हम एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट मैं 3-4 क्वेश्चंस कंबाइन करना चाहता हूँ एक्चुअली। बहुत सारे क्वेश्चंस आईटीआई से रिलेटेड है कि आपने पहली बार तो आईटीआई ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि आपके फादर थे आईटीआई में, तो इसीलिए उनका प्रेशर था। और आईटीआई के अलावा भी कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते थे, तो आपने वो कोर्सेज ना करके आईटीआई क्यों किया? और आईटीआई में जो आपने कोर्स पढ़ा उसका आपको फायदा क्या रहा? तो मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आईटीआई मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, मैं आईटीआई कॉलेज में था। मैं आईटीआई कोर्स में नहीं था, मैं आईटीआई कॉलेज में था। तो हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग भी थी, तो मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। मेरे सारे दोस्त, मतलब क्योंकि कॉलेज एक था, हमारी वर्कशॉप एक थी, तो सारा टाइम हम लोग रहते आईटीआई वालों के साथ ही थे। लेकिन मैं आईटीआई में नहीं था, मैं इंजीनियरिंग में था। दूसरी चीज की, दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में? कि आपने मतलब जो भी ज्वाइन किया आपने पेरेंट्स के क्योंकि आपके फादर आईटीआई में थे, आपने इसीलिए किया कि आपने अपनी नहीं मर्जी नहीं से नहीं, किया? और मतलब आपको फायदा क्या हुआ उस ट्रेड का, जो भी आप? मेरे, अच्छा, मेरे पिताजी आईटीआई में थे, तो उनको मैंने देखा है, उनका मतलब जो कि कोई भी किसी भी चीज से डरना नहीं, मतलब उनके सामने कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिससे वो कभी नहीं भिड़े हैं। मतलब उन्होंने हर चीज खोली है, गाड़ी से लेके स्कूटर से लेके, और वो ठीक भी करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खोल के रख दिया है और पता नहीं चला। उनको स्टार्ट करेंगे मशीन, बिल्कुल नहीं, पहली बार देख रहे हैं मशीन, उसके बाद खोल के जो चीजें हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं इंजीनियरिंग के बाद भी नहीं कर पाता, मेरे पिताजी आज कुछ ठीक कर रहे होते हैं। तो वो मेरे को लगता है अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मेरे को बनाना, खैर मैंने बचपन से देखा था ये चीजें होते हुए, तो मुझे उस चीज का शौक था कि मुझे बनानी है चीजें, मतलब मुझे देखना है, जानना है कि असली में चीजें कैसे, मतलब लॉज तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वो लॉज असली में नेचर में कैसे काम करते हैं, मशीनों में कैसे काम करते हैं, मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आकांक्षा, आपके पास क्वेश्चंस है? हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस है। पिंकी भारती जानना चाहती है, सर आपको लाइफ में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको हमेशा याद रही, जो आपको फेल होने पर मोटिवेट करती रही? तो सर छोटी सी एक बात है कि मैं बचपन में, मैं बता रहा था कि मैं बहुत पंगे लेता था इलेक्ट्रिकल चीजों से। तो मैं एक बार, करंट मेरे को इतना जोर से लगा था, मैं पतंग उड़ा रहा था और साथ वाले प्लॉट में पतंग गिर गई थी, तो मैं पतंग लेने के लिए कूद गया था और उसमें मैंने मांझा पकड़ते टाइम तार पकड़ ली थी। और थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो मैं बहुत बुरी तरह से, मेरे को करंट लगा था और शायद मैं बिल्कुल मरने वाला था। तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मेरे को ये, तो ये मेरे को हमेशा इसलिए याद रहती है क्योंकि उस टाइम जब मैं मरने वाला था शायद, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही 3 चीजें थी कि अरे लाइफ खत्म हो गई, अरे ये तो इतनी सी थी। मतलब आप देखिए तो 50-60 साल कुछ नहीं होते ना, हम लोग अभी 20-25-30 साल के, तो मतलब हमारी आधी बायोलॉजिकल एज खत्म हो चुकी है। और आखिरी के 10 साल आप डिस्काउंट कर दो क्योंकि वो बीमारियों में निकल जाएंगे। तो इफेक्टिवली हमारे पास 20-25 साल होते हैं, और धरती जो है वो करोड़ों साल पुरानी है, तो उसमें 20-25 साल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता था कि यार हमारी जिंदगी का एक्चुअली ना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो अगर मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा दुनिया में, तो भी मेरे को साल, मतलब 150-200 साल बाद लोग भूल जाएंगे, और मैं जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा तो तब भी कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होगा कि अरे धरती टूट के 2 हो गई क्योंकि मैं नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करो या ना करो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला। बट यही चीज मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन थी कि जब कोई फर्क पड़ता ही नहीं,
मतलब लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसा कोई कॉस्मिक लेवल पे कोई चेंज नहीं होने वाला मेरे कुछ भी करने से, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़े करने से कॉस्मिक लेवल पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ऐसा नहीं होगा कि अरे सूरज उल्टा घूमने लगा। तो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ करूं या ना करूं तो कोई फर्क नहीं, तो मैं तो कर देता हूँ ना। फिर अगर आपको जिंदगी में खाली एक ब्लैक बोर्ड दिया गया, उसने कहा कि आप या तो एक फूल बना दो या पूरा ब्लैक बोर्ड भर दो, ये आपकी जिंदगी, आप जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा फिर मैं पूरे फूल पत्तारा पूरा डिजाइन बनाता हूँ, तो फिर मेरे को डर किस चीज का है। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आईटीआई में डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या एडवांस कोर्स करना जरूरी होता है या फिर अकॉर्डिंग टू यू नो अगर बेसिक ही किसी ने कर लिया हो दैट इज इनफ फॉर समवन टू स्टार्ट एन वेंचर ऑफ देयर ओन। अच्छा, एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं बहुत सारे कॉलेज छोड़ के आया हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ आजकल, और इंडिया में सारे स्केल करके जिसमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इंडिया ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 4 सीट होती है उसमें, तो मैं बहुत मेहनत करके मैंने किसी तरह एडमिशन लिया था उसमें। लेकिन 2 महीने बाद मैं छूट के आ गया वो इंस्टीट्यूट। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज में, हर एजुकेशन में एनरोल करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत ही क्लियर रहना है कि आपका टाइम और आपका पैसा, सबसे ज्यादा टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसलिए किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल ना करें क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें और अपने पे विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, कि आपका नेटवर्क, मोस्टली एजुकेशन इसमें आपको जितने भी आप कॉलेजेस में जाते हैं वहां से आपको 2 चीजें जो प्राइमरीली मिलती हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी आज के डेट में। जो 2 मेन चीजें मिलती हैं वो है, एक तो नेटवर्क, कि आपको एक पूरा नेटवर्क मिल जाता है लोगों का, दोस्त यार, मेंटर, गाइड, और दूसरा जॉब प्रोस्पेक्ट। जॉब प्रोस्पेक्ट कि आप कंपनी जाते हैं तो कंपनी वाले शायद कॉलेजेस को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि अच्छा आप उस कॉलेज से पढ़ के आए, आप उस कोर्स से पढ़ के आए हैं। अगर आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो आप ठीक से कंपेयर करें कि ये क्या सही डिसीजन है, और बाकी चीजों को भी, सिर्फ एक कोर्स को नहीं बाकी चीजों को भी देखें, और दूसरे ऑप्शंस भी रखें साथ में। सिर्फ एक कि मुझे नौकरी करनी है और मैं इस कॉलेज में जाके मैं कल को नौकरी कर लूंगा, तो एक डिसीजन हो गया, ये एक एक रास्ता है। इसके 2 और रास्ते कौन से हो सकते हैं? क्या मैं अगर इसमें नहीं गया तो भी क्या मैं दूसरी कंपनी में नौकरी कर पाऊंगा? अगर कर पाऊंगा तो ऐसे कौन से लोग हैं और उन्होंने क्या रास्ता चुना है? अच्छा, वो नहीं करता तो मैं कोई तीसरा और रास्ता भी है, क्या मैं अभी से किसी कंपनी में काम करने लगूं अभी से? तो अगर मैं 3 साल बाद कॉलेज डिग्री करने के बाद मैं उस कंपनी में जाके लगूंगा, तो मैं अगर मैं 3 साल पहले से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं ऑलरेडी उस लेवल पे होऊंगा प्रमोट होके जिसपे मैं इस डिग्री के बाद पहुंचूंगा। तो मैं 2 साल का अपना सैलरी खो रहा हूँ अगर मैं उस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ठीक से बैठ के सोचना, सिर्फ ये नहीं कि मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मैं चला जाता मोहित, आपने पहले ये भी बताया था कि आप बहुत सारी मशीनें बनाते थे एक टाइम पर। हमारे लर्नर्स के ये भी क्वेश्चन आया है कि सर आप कौन कौन सी मशीन बनाई है आपने और वो किन कामों में यूजफुल थी? हूँ। अच्छा, तो मैं बचपन से खैर बहुत सारी मतलब मैं अपना जो मोटर्स होती थी बचपन में, तो मैं बचपन से साइंस प्रोजेक्ट और सोशल साइंस प्रोजेक्ट इन सब में, मतलब मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था DTMF डिकोडर का एक चीज होती थी जो मैंने 12वीं क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब जिसमें मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैंने काफी दिमाग लगाया था, वो था कि मेरे जो नाना थे वो गांव में ट्यूबवेल बंद करने के लिए उनको 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था अपने खेत पे ट्यूबवेल बंद करने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज पता चली कि ना आप, मुझे था कि जब उस टाइम फोन नए नए आए थे, मुझे था कि आप फोन पे नहीं ऐसा कुछ कर सकते कि फोन आप करो और वो ट्यूबवेल बंद हो जाए। तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं DTMS डिकोडर, जो कि आपका फोन का जो आपका बीप होता है हर बटन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनका हर बटन का बीप अलग होता है। तो वो सर्किट उस बीप को कन्वर्ट कर सकता है सिग्नल।
तो मेरा पहला प्रोजेक्ट DTMF डिकोडर था, जो एक चिप थी, उसमें एक नोकिया 3310 फोन होता था, तो मैं वो अटैच करता था और अपने यहाँ से फोन करता था। उस फोन पे 3 कॉल के बाद वो फोन ऑटो आंसर पे चला जाता था और उसमें मैं डायरेक्ट फीड कर सकता था। तो मैं घर बैठे बैठे उस फोन पे कॉल करता था और 3 रिंगटोन के बाद मैं 12 यहाँ बंद कर सकता था या चला सकता था। तो पहला प्रोजेक्ट वो था, मतलब जो प्रॉपर मशीन थी। उसके बाद एक मैंने बताया आपको कि कंपनी में मैं फिर ये CFC पैक करने का जो मशीन बनाया था, वो बनाया। उसके बाद एक था कि एक साबुन आता था, उसको बनाने के लिए 2 प्लांट चलाने पड़ते थे। मतलब उसको हम लोग फ्रूट एंड नट बोलते थे, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग तरह की धार होती थी, 2 अलग अलग तरह के कलर होते थे साबुन में। तो उसको बनाने के लिए कंपनी को 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ता था, क्योंकि आपको पूरी 2 असेंबली लाइन चलानी पड़ती है एक साबुन को बनाने के लिए। तो अगर एक साबुन की कॉस्ट 30 रुपए थी, उस साबुन को बनाने की कॉस्ट 60 रुपए होती थी। तो मुझे, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा टाइम से जल्दी खत्म हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि अच्छा आप एक काम करो, आप ये वाला प्रोजेक्ट करो। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना सॉल्व होता नहीं था, क्योंकि पिछले 8-10 साल से लोग ट्राई कर रहे थे, ये तो बोलते थे कि हाँ ठीक है तुम करो। तो वो फिर मेरा क्योंकि अप्रोच नहीं था, मैं वहीं जाके फिर ITI वालों के साथ बैठा था वर्कशॉप में। तो करते 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 एक जुगाड़ मिल गया हम लोगों को कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लांट मतलब छेड़ दिया। पूरी मशीनें हमने, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ प्लांट छेड़ दिया, तो एक्चुअली हमें क्रेन बुलानी पड़ती थी, क्योंकि बहुत भारी मशीनें होती थी। और मेंटेनेंस वाले दिन अपने फैक्ट्री मैनेजर को कन्विंस करना कि हमें एक दिन के लिए करके देखने दो ये, क्योंकि अगर ये हमने सक्सेसफुल कर दिया तो आपको साल का 3 करोड़ रुपए बचेगा। तो वो हम लोगों ने करके देखा और वो सक्सेसफुल हो गया। और वो प्रोसेस बाद में पेटेंट हो गया दोबारा, वेरी कि नया साबुन कैसे बनता है, वो भी हम लोगों ने बना दिया था नए तरीके से। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे ऑडियंस को ये इसमें भी काफी इंटरेस्ट है कि आपने कौन सी फिल्म्स बनाई है, आप यूजुअली कौन से टाइप की फिल्म्स बनाते हैं, और आपकी फिल्म्स के नाम या फिर अगर लिंक्स अगर आप हमसे शेयर कर दे तो हमने आगे भेज देंगे। अच्छा, तो मेरे को हाँ, अभी ये लास्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि मोहित हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन यही है कि तो अभी हम लोगों ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, रेटिना। तो आप YouTube में जाके लिखेंगे से हाई टू रेटिना, SAYHITO रेटिना, से हाई टू रेटिना, तो आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे। तो वो एक चीज हम लोग कर रहे हैं। एक वेब सीरीज हम लोगों ने शूट कर ली है, फिक्शन वेब सीरीज, जिसका नाम है डेड एंड स्ट्रेट। वो मल्टीलिंगुअल सीरीज है, जो बैंगलोर, पंजाब, हरियाणा, बिहार के कैरेक्टर्स को मिला के बनाई गई है। तो वो उसका एडिट चल रहा है, वो शायद अगले महीने में रिलीज होगी। तो यही चल रहा है अभी, बाकी तो चीजें लिख रहे हैं हम लोग। ये लिंक्स आप मेरे को मोहित व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ ये लिंक सारे ग्रुप में शेयर कर सकूं। ठीक है, डन। आई थिंक अभी हमारे पास टाइम तो खत्म हो गया है, तो हम अभी सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच मोहित, आप आए, आपने हमारे साथ अपना पूरा जर्नी शेयर करी, अपने टाइम मुझे निकाला। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आया, वो बोल रहे थे कि उन्होंने और क्वेश्चंस पूछने हैं, बट टाइम अभी। जाने से पहले मैं सबके लिए एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। बच्चों, आपको हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक लिंक भेजेंगे छोटे से असाइनमेंट का। उसको 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे आपको फिल करने में, प्लीज उसे फिल करके हमें भेज दीजिएगा। ऑल्सो मरियम मैम की जो क्लास है स्यूविंग ड्रेस मेकिंग और कॉस्मेटोलॉजी वाली, वी आर रियली सॉरी आपको 2 बार आज हमें भेजना पड़ा अटेंडेंस वाली शीट, क्योंकि कल का क्लास नहीं हो पाया था। तो अब हम वापस से कल मिलते हैं। आप प्लीज अपने वीडियोस देखिएगा, असाइनमेंट्स करिएगा और अटेंडेंस भी लगाइएगा। अब आज के लिए तो यही इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मोहित, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच गाइस।